आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र की कक्षा पृष्ठ संख्या 153, जो हम लोगों ने आधार माना है जिस बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का। तो अलग अलग प्रकाशन के पुस्तकों में अध्याय में अंतर हो सकता है, पृष्ठ इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन अध्याय ढूंढिएगा, पृष्ठ संख्या अलग हो सकते हैं, लेकिन श्लोक एक ही मिलेंगे। श्लोक एक ही मिलेंगे। तो हमारे पास में जो बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 53 पर प्रथम भाव के फलादेश के बारे में बतलाया गया कि प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें। हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का भी अवलोकन करेंगे और साथ ही कुछ अपने अनुभव को भी या अन्य पुस्तकों को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हम लोग उन सूत्रों को भी लगाकर समझने का प्रयास करेंगे। और वे सभी सूत्र आप लोग भी अपनी अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रखें और उन सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर भी लगाकर देखें कि क्या बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक में जो बातें दी गई है हम लोगों की कुंडली पर लागू हो रही है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि वह सूत्र नहीं लागू हो रहे हैं तो जरूर अपनी बातों को रखेंगे कि यह सूत्र तो ठीक है, हमारे कुंडली पे लग भी रहे हैं, लेकिन जैसा फलों की चर्चा हो रही है वैसे हमारे जीवन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिर उसके कारणों पर भी हम लोग ढूंढने का समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक है, जैसा कि हमने लिखा था कि पृष्ठ संख्या 152 पर यह अध्याय कौन सा है, तो यह अध्याय है द्वादश भाव विचाराध्याय, द्वादश भाव विचारा अध्याय। तो इस अध्याय में के श्लोक संख्या 23 से आगे हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा के उपाचार्य आज कक्षा में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, लिखा जा रहा है कि लग्नेश पापग्रह से युक्त होकर 8वें 12वें छठे हो तो शरीर सुख नहीं होता। लग्नेश किसी भी भाव में हो, अगर पापग्रह से युक्त हो, कमजोर हो, पीड़ित हो तो सामान्यतः यह सूत्र देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर लग्नेश जिस भाव में होता है उस भाव के गुण धर्मों के आधार पर, यानी कि लग्नेश यदि पापग्रह से युक्त दृष्टो पीड़ित हो और खास करके कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में हो तो कुंडली का छठा भाव बीमारी के शुभारंभ का है। कुंडली का 8वां भाव बीमारी को लंबा ले जाने का है। कुंडली का 12वां भाव बीमारी को अस्पताल तक पहुंचाने का भाव। छठा भाव शत्रु का भी है, छठा भाव कर्ज का भी है। यदि लगने से ही पीड़ित होकर छठे भाव में रहेंगे तो चाहे तो बीमारी बार बार, नहीं तो शत्रुओं से परेशान, नहीं तो कर्ज में पड़े रहना, या आवश्यकता से जितनी आवश्यकता है खर्चे के लिए उसके से कम आय का होना। अगर लगने 8वें भाव में ही पीड़ित होकर के है तो कोई गंभीर बीमारी हो सकता है, वंशानुगत बीमारी भी होने की संभावना है, क्योंकि 8वां भाव वंशानुगत बीमारी का भी है, लंबी बीमारी का भी है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज संपूर्ण नहीं हो पाता, यानी कि दवा खाते रहो चलते रहो, ऐसी बीमारी होने की भी संभावना है। दूसरे और भी, ये नहीं कि केवल बीमारी ही, अगर बीमारी नहीं
तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी भी कार्यों में सही ढंग से अपना निर्णय ना ले पाए। वह आठवां भाव है। निर्णय लेने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है आप सभी जानते हैं कि निर्णय लेने के लिए वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की परिकल्पनाओं को करते हैं कि भाई भविष्य में यह काम ऐसे से ऐसे करेंगे, ऐसे हो सकता है। फिर उस अवलोकन के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो आठवां भाव भविष्य के सोच का भी है, तो उसमें कमी का हो जाए तो जीवन तो दुखमय हुआ। अगर लगने पीड़ित होकर के 12वें भाव में हो, कमजोर हो, पापग्रह से युक्त दृष्ट हो, अच्छी बातें नहीं होती, तो यह बार बार अस्पताल की भी भर्ती होना, या 12वां भाव खर्च का भी है, व्यय का भी है, तो अनावश्यक फिजूल खर्ची करना, या 12वां भाव सजा का भी है, उससे भी संबंधित समस्याएं आते जाते रहे। यानी किसी न किसी प्रकार की समस्याएं जीवन में देखने को मिल सकती है। वो किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है, यह पूरी कुंडली विश्लेषण पर निर्भर करता है कि कौन सा भाव खराब है, कौन सा भाव ज्यादा खराब है। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, इस उदाहरण कुंडली के लग्नेश शुभ भाव में है। लग्नेश इस उदाहरण कुंडली के में नवम भाव में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा अगर देव गुरु बृहस्पति के मीन राशि में होते हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, धनु राशि से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मीन राशि में चंद्रमा ज्यादा प्रसन्न रहते हैं धनु राशि की अपेक्षा, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है और 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि, यह भी स्त्री राशि है, इसलिए प्रसन्नता की बात है। दूसरा, चंद्रमा जल तत्व का है और यह राशि भी जल तत्व की ही है, इसलिए ज्यादा। अब मीन राशि की बात, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि पुरुष राशि है, तो यहाँ पर महिलाएं पुरुषों के समक्ष या पुरुष महिलाओं के समक्ष क्या होता है, एक थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, यह भी हो सकता है। दूसरा, यह अग्नि तत्व की राशि है, 9 नंबर की राशि अग्नि तत्व की है, इसलिए असहज महसूस। तो यहाँ पे लग्नेश अपने आप को सहज स्थिति में भी है, अपने मित्र की राशि में भी है, ऐसी राशि में है जिसके स्वामी चंद्रमा को मित्र मानता है। यहाँ पर देखा जाए देव गुरु बृहस्पति 12 नंबर की राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है और देव गुरु बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मंगल तीनों को मित्र मानते हैं, ऐसे ग्रह में है। और यहाँ देखा जाए तत्कालिक कुंडली का भी विचार करना चाहिए कि तत्कालिक मित्रता है कि नहीं है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा से 10वें भाव में है, तो तत्कालिक मित्रता भी हो गया, यानी कि लग्नेश 9वें भाव में अपने अति मित्र की राशि में है और राशियों एवं ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर अनुकूल भाव में भी है। चंद्रमा सात्विक ग्रह है, 9वां भाव सात्विक भाव के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह देव भाव, यह धर्म भाव है, यह मंदिर भाव है, यह आस्था भाव है, यह विश्वास भाव। तो यहाँ तो इससे अच्छा सर्वोत्तम लगने इसके लिए और उतना उत्तम स्थान हुआ ही नहीं ना जी। तो इस व्यक्ति का जीवन साधारणतया सुखमय ही होगा, ऐसा हम सभी परिकल्पना कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो शरीर सुख अगर हाँ यही लगने से पापग्रह से युक्त होकर 6ठे 8वें 12वें भाव में होते, इस भाव में होते, यहाँ होते नहीं होता, लेकिन इस कुंडली में अच्छी स्थिति है। साथ में यहाँ पर जब चंद्रमा और गुरु की बात की चर्चा हो गई तो चंद्रमा से 10वें गुरु है तो गज केसरी योग भी बना, इसका भी प्रभाव। और लग्नेश के द्वारा गज केसरी योग, भाग्य भाव के स्वामी के द्वारा गज केसरी योग अपने आप में अच्छी बात है। चंद्रमा मन का कारक होता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में हमारे गुरुजनों के द्वारा। इन चीजों को भी आप लोग नोट करें
कि लग्न बलवान हो तो लग्न से 10वां भाव को देखेंगे। अगर चंद्र लग्न बलवान हो तो चंद्रमा से 10वें भाव को देखेंगे। तो यहां लग्न पर मंगल की नीच की दृष्टि है, मंगल की नीच की दृष्टि है। लग्न थोड़ा कमजोर हुआ। लग्न का अंशात्मक मान 22 है, यानी यह 7वें नवमांश में है। तो लग्न नवमांश लग्न कौन सा बना? कर्क का। कर्क से ही शुरू होता है। तो कर्क से 7वां कौन हो गया? मकर। जी। कर्क से 7वां कौन हो गया? मकर। अगर लग्न का अंशात्मक मान 22 है तो लग्न का नवमांश लग्न कौन हो गया? 7वां कर्क। मकर। मकर हो गया। तो यह भी कहा गया है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा इसी पुस्तक के, या नहीं तो अन्य पुस्तकों में। हम लोग तो पुस्तक का अवलोकन करते रहते हैं। यह भी लिखा गया है कि लग्न के नवमांश के स्वामी लग्न नवमांश शेष, यानी कि लग्न के नवमांश का स्वामी यदि लग्न कुंडली में अच्छे स्थिति में हो तो लग्न को शुभ माना जाता है। लग्न को शुभ माना। तो यह विशेष नियम है। अब कर्क लग्न 22 अंशों का है, नवमांश का लग्न मकर का बना। मकर लग्न के स्वामी शनि देव केंद्र में उच्च के होके बैठे हैं। तो जो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ी, जो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ी, वह उतना अनिष्टकारक नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब चंद्र लग्न को देखते हैं। तो चंद्र लग्न का स्वामी लग्न से 10वें भाव में स्वराशि का होकर बैठा है। और कुंडली के सभी शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र भी वहीं पे हैं। और चंद्र लग्न पर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर है तो केतु की है। तो केतु में भी थोड़ी सी पापग्रह तो है, पापग्रह तो हैं, परंतु राहु के जैसा यह उतना खराब नहीं फल देते, कुछ अच्छा ही दे देते हैं, कुछ कम देते हैं। और केतु का अंशात्मक मान 3 है और चंद्रमा का अंशात्मक मान 12 है। 9 अंश की दूरी पर है। प्रभावित तो कर रहे हैं, लेकिन हल्का फल्का कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा शुभ प्रभाव तो देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव है। और चंद्रमा से दशम में अच्छे अच्छे शुभाग्रह बैठे हैं। तो ऐसे साधारणतया देखा जाएगा तो चंद्र लग्न मजबूत हो गया। साधारणतया चंद्र लग्न मजबूत हो गया। साधारणतया चंद्र लग्न मजबूत हो गया। लग्न भी मजबूत ही समझा जाए, क्योंकि लग्न के नवमांश के स्वामी लग्न कुंडली के केंद्र भाव में उच्च के बैठे हुए। अच्छी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही नियम सभी भावों का है। यही नियम सभी भावों का है। जिस भाव का स्वामी पाप युक्त होकर, अब यहां पर लिखा हुआ है कि 6ठे 8वें 12वें भाव, यानी अब यहाँ पर यही नियम सभी भावों का है। यानी जिस भाव का स्वामी पापग्रह से युक्त होकर 6ठे 8वें 12वें के फल का अभाव होता है। यानी कि हम लोग ऐसे समझे कि जिस भाव का स्वामी पापग्रह से युक्त होकर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें, तो वो तो लग्न के लिए हो गया 6ठे 8वें 12। तो जिस भाव का स्वामी पापग्रह से युक्त होकर अपने भाव से 6ठे 8वें 12वें हो जाए, अपने भाव से 6ठे 8वें 12वें हो जाए, उस भाव के फलों में हानि होती है। यह नियम विशेष है, इसको याद रखना है। अब आप कहेंगे, यहां पर दो बातें आ जाती है।
उस बात का भी चर्चा हो ही जाना चाहिए। अगर बात यहाँ पर देखा जाए, अगर पंचम भाव के स्वामी मंगल देव अगर 8वें भाव में बैठ जाते हैं, तो जब हम विद्या बुद्धि का फलादेश करेंगे तो पंचम भाव को लग्न मानेंगे, तो पंचम भाव से यह चौथा भाव हो गया। हर भाव से चौथा भाव एक प्रकार का अन्योनाश्रय संबंध होता है। चौथा भाव सुख का होता है। चौथा भाव सुख का होता है, और हर भाव अपने चौथे भाव से 10वें हो जाता है। अपने भाव से 10वें हो जाता है। हर भाव का चौथा भाव, मान ले कि पंचम भाव से जो चौथा हुआ 8वां, तो इससे 10वां भाव पंचम हो जाता है। हम सबों को इन कुंडली के फलादेश के गृह रहस्यों को समझना चाहिए। यानी कि कर्म भूमि ये हो गया। अगर 8वां भाव नई सोच का है, तो उसकी कर्म भूमि बुद्धि हो गई। हमारे पास में जितना बुद्धि होगा, हम जितना अधिक सीखेंगे, उतना ही नई सोच हमारे पास में आएगा। तो जब बुद्धि भाव का स्वामी ही नई सोच के भाव में आ जाए, तो कितना अच्छा हो जाए। या लग्नेश ही कुंडली के चौथे भाव में आ जाए, तो अच्छी बात है। नियम यह है कि यदि लग्नेश चौथे भाव में बैठता है, तो लग्न के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो यह पंचम भाव के लिए तो अच्छा होगा। लेकिन यहीं अपने भाव से छठे अगर बैठ जाएगा, यानी कि पंचमेश अगर 10म भाव में बैठता है, तो विद्या बुद्धि के लिए थोड़ा कम, लेकिन कार्यों के लिए थोड़ा अच्छा ही हो जाए। कार्यों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। तो खैर, जब हम लोग 10म भाव का फलादेश करें, हालांकि कुछ विशेष नियम भी होते हैं। आप लोगों ने इसी पुस्तक में पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि 10म भाव का स्वामी 8वें भाव में, या 8वें भाव से जब फलादेश के नियमों को हम लोग पढ़ रहे थे कि 8वें भाव से क्या क्या विचार करें, तो हम लोगों ने इसी पुस्तक में पढ़ा था, बृहत् पराशर होरा शास्त्र में ही, कि राज्य का पतन हम लोगों ने पढ़ा था ना, या याद नहीं है? यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है 5वें भाव से यंत्र मंत्र विद्या बुद्धि प्रबंध पुत्र और राज्य के अस्खलन का विचार करना चाहिए। अस्खलन का मतलब क्या होता है? गिर जाना, अलग हो जाना। राज्य क्या है? नौकरी है। 10म भाव है, यानी कि 10वें भाव का खराब करना। भाव से 8वें हो गया, तो यदि 10म भाव का फलादेश करेंगे तो राज्य का स्खलन। तो 10वें से 8वां हुआ ना, यह क्या साबित करता है? क्या हम सबों को सिखलाना चाहता है? जी, 10वें से 8वां हो गया। इसीलिए तो 10वें से 8वां हो गया, तो राज्य का स्खलन लिख दिया। तो अब हम लोग इन्हीं चीजों को आधार मानकर आगे हम लोग पुनः पढ़ते हैं। तो हम लोग यह समझे कि जिस भाव का फलादेश करें, उस भाव के स्वामी अगर पापग्रह से युक्त होकर, खराब होकर अपने भाव से 6ठे 8वें 12वें हो जाए, तो ज्यादा नुकसान दे। अब यहाँ पर एक बात और आए, हम लोग 9वें भाव एवं 12वें भाव का थोड़ा विचार करें। 9वें भाव का सुख भाव कौन सा होता है? 12वां भाव। 9वें भाव को यदि हम लोग लग्न मानते हैं, तो 9वें भाव से पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, गुरुजनों का सेवा शुश्रूषा इत्यादि ना, जी। तो उसका सुख क्या है कि जीवन के अंतिम क्षणों के बाद में हमारे जीवन का कुछ भी पाप न रह जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पूजा पाठ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होता है या दूसरा कुछ होता है? वास्तविक सुख, पूजा पाठ का वास्तविक सुख क्या है? मोक्ष। मोक्ष।
तो मोक्ष के लिए क्या करना होगा? यहाँ के लिए अगर हम लोग 12वें भाव के कर्म भूमि मोक्ष प्राप्त करने हेतु हम क्या करेंगे? तो 10वां भाव पूजा पाठ करेंगे, आध्यात्मिकता में रहेंगे, सदाचारी रहेंगे, पारदर्शी बुद्धि विचार करेंगे, आस्थावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कुंडली के रहस्यों को समझना बड़ी मुश्किल है। कुंडली के रहस्यों को समझना मुश्किल। एक बात और, चौथा भाव किस चीज का होता है? कुंडली का चौथा भाव किन विषय वस्तुओं का होता है? माता का माता, सुख, भवन, भूमि, घर, भूमि, मन के सुखों का होता है, वास्तविकता बहाते चले जाए, ठीक है, और सभी बातें जाए। चौथे भाव को सुख भाव कहा गया है ना? जी मन जी का गुरु सुख, जी। हाँ जी, मन का सुख जी आ गया। चौथा भाव सुख का भाव है कि नहीं है? जी है। जी तो अब मन के सुख के लिए हम क्या करेंगे? तो लग्न, यहां से 10वां लग्न भाव हो, यानी कि जैसा लग्न होगा, लग्न सुख प्रभावित होगा, अच्छा होगा तो हम अच्छे काम करेंगे, तो हमारे घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि घरेलू सुखों के कमी में किसी दूसरे का हाथ नहीं होता। किसी दूसरे के बहकावे में हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई घर में आके मनमुटाव नहीं करवाता। हम दूसरे किसी के संपर्क में आके हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हम घर में गलत व्यवहार करते हैं, जिसके कारण घर के सुखों में कमी आती है। ये वाली बात नहीं कि पैसा होगा तो उस घर में सुख होगा, नहीं। बहुत से गरीब व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं है, उसका भी घर बहुत सुख है, सुखी जीवन व्यतीत करता है। हमने देखा है कि बहुत से जिसके पास में पैसों की, संसाधनों की कमी नहीं है, उनके घरेलू जीवन में भी उतना सुख नहीं जो एक गरीब मजदूर के घर में है। क्या बातें यह यथार्थ सही है या गलत है? सही सही है गुरु जी। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर दिया। अब यहाँ पे यदि लग्नेश पापग्रह चंद्रमा से युक्त होकर लग्न में हो तो बालक अत्यंत रोगी होता है। यदि वह केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो रोग का नाश करता है। कौन? लग्नेश और पापक, यानी कि लग्नेश और चंद्रमा की युति हो, लग्नेश पापग्रह चंद्रमा से युक्त होकर, लग्नेश भी चंद्रमा भी ये दोनों ही पापग्रह से युक्त हो, या पापग्रह चंद्रमा से युक्त हो, यानी कि क्षीण चंद्रमा और लग्नेश युक्त हो और लग्न में ही, यानी कि चंद्रमा भी खराब, लग्नेश भी खराब। यहाँ लग्नेश पापग्रह से युक्त होकर लिख दिया गया, यानी कि लग्नेश भी खराब हो, चंद्रमा भी खराब हो, और दोनों ही लग्न पर मन लग्न में ही। कर्क लग्न में तो दोनों एक ही हो जाएंगे, अगर चंद्रमा लग्न में ही होकर के खराब हो जाए तो यह तो बालारिष्ट के योग बन ही गए कि लग्न भी खराब हो गए, चंद्रमा भी खराब हो गए, तो बालारिष्ट या अरिष्ट की संभावनाएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई गुरु जी। बालारिष्ट के प्रमुख नियम यह है, बालारिष्ट के प्रमुख नियम यह है कि लग्न पीड़ित, लग्नेश पीड़ित और चंद्रमा पीड़ित, पाप प्रभाव पाप प्रभावित यानी कि पीड़ित जी
यदि तीनों पीड़ित हो तो निश्चित ही अरिष्टों की संभावनाएं बनती है। अगर सुप्रभावित न हो तो, अगर सुप्रभावित न हो तो अगर तीनों सुप्रभावित है तो अरिष्ट होने की संभावनाएं न के बराबर होती है। अगर यह तीनों खराब हो, तीनों ही पीड़ित हो और कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए हों या इनके स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तो अरिष्ट थोड़ा कम 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 हो जाए। कम ये तीनों पीड़ित हो, लग्नेश भी पीड़ित हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो और छठे, आठवें, 12वें के स्वामी से संबंध बना ले या छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए तो अरिष्ट में वृद्धि होगी या कमी होगा? वृद्धि हो जाएगी। हाँ जी, बढ़ वृद्धि हो जाएगा, जाएगी। बढ़ जाएगी। वृद्धि हो जाएगा। अब पुनः हम लोग चलते हैं पर अगले बातों को समझ। अगर यही वह केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो रोग का नाश करता है, लेकिन बुरे भाव में हो तो बालक अत्यंत रोगी होता है, यानी कि बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। क्या होता है? बालारिष्ट योग। अब यहाँ पर देखा जाए, एक चीज हम सबको को समझना है जो हम लोग नहीं समझते। समझते तो हैं लेकिन उसका उपयोग हम लोग फलादेश में नहीं करते। आज हम एक कुंडली देख रहे थे, बहुत साधारण से समस्या थी और वह एक अच्छे व्यक्ति की ही कुंडली थी जो एस्ट्रोलॉजी 3-4 वर्षों से सीख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी 4 वर्षों से सीख रहे हैं। उनके लड़के की कुंडली थी। हम लोग कक्षा के अंत में 2 मिनट के लिए उस कुंडली पर भी चर्चा कर लेंगे ताकि अनुभव कुछ अधिक बढ़े। समस्याएं क्या थी और क्यों थी, चर्चा होनी भी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो लिखा जा रहा है 25वां श्लोक का हम लोग अवलोकन करते हैं कि 25वें श्लोक में क्या लिखा जा रहा है। 25वें श्लोक में लिखा जा रहा है कि लग्नेश व गुरु व शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी, दीर्घायु और राजप्रिय होता है। धनी का मतलब क्या हुआ? सुखी। धनी का मतलब सुखी। दीर्घायु का मतलब हुआ लंबे दिनों तक। राजप्रिय का मतलब क्या हुआ? लोगों के द्वारा सम्मानित या बड़े बड़े लोगों के द्वारा सम्मान पाने वाला। नौकरी भी कह सकते हैं, आय के क्षेत्र अच्छे कह सकते हैं, ढेर सारी बात। तो लग्नेश व गुरु या शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी, दीर्घायु और राजप्रिय। यह सूत्र आसान नहीं है समझना, बहुत गूढ़ सूत्र है। आसान यह है, आसान कैसे है इसको हम लोग पहले कुंडली पे देख लेते हैं। पुनः एक बार अवलोकन। लग्नेश व गुरु व शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी, दीर्घायु इत्यादि राजप्रिय। अब इस कुंडली में देखा जाए, लग्नेश या गुरु, लग्नेश जो चंद्रमा है वह 9वें भाव में है, देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में। यह नियम तो नहीं लग रहा ना? जी गुरु। तो क्या यह दुखी है? नहीं, यह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति की कुंडली है और अच्छे डॉक्टर साहब भी हैं, सब स्थितियां अच्छी है। ऐसा क्यों हुआ?
तो कुंडली में दो पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। एक शनि के द्वारा शश योग, दूसरा मंगल के द्वारा रुचक योग। ये पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। यहाँ पर एक अनकहे प्रश्न और आ गए, जो आए दिन हम चर्चा कर लेते हैं, आए दिन हम चर्चा करते हैं। आए दिन हम चर्चा कर लेते हैं। वह क्या चर्चा होता है कि केंद्र भाव में यदि कोई ग्रह नीच का हो तो वह नीच ग्रह उतना दोष नहीं देता, या केंद्र भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ती है तो वह उतना नुकसानदायक नहीं। अब यहीं पे शनिदेव शश योग बना रहे हैं, तो जब शश योग बनता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्यशीलता के द्वारा अपना नाम आगे लेकर जाता है। साथ ही अगर मंगल के द्वारा रुचक योग बनता है तब व्यक्ति अपने साहस, अपने उत्साह, अपने पराक्रम के द्वारा अपना नाम काफी आगे ले जाता। तो जब यह पंच महापुरुष योग बना तो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ गई लग्न पे, तो लग्न खराब हो गया। तो मंगल क्या अपने ही पैरों से अपने हाथों से अपना पैर काट लेगा? यहाँ तो मंगल से ही रुचक योग बना, तो क्या रुचक योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब शनि की नीच की दृष्टि दशम भाव पर है, तो दशम भाव खराब हो गया, तो व्यक्ति में कर्तव्यशीलता ही नहीं रहेगी, तो फिर शश योग का प्रभाव कैसे होगा? यह सोचने वाली विषय वस्तु है या नहीं है? जी गुरु जी। अगर शश योग बना, अगर रुचक योग बना, तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बना। सबसे बढ़िया तो हंस योग होता है। अगर यहीं लग्न में देवगुरु बृहस्पति होते तो हंस योग हो जाता। तो इनकी नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती, तो सहयोगी, मित्र मंडली इत्यादि, कोई हम काम कर रहे हैं तो पार्टनर इत्यादि से यदि संबंध खराब होंगे तो क्या शश योग का प्रभाव लागू होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्योंकि शश योग महापुरुष योग है। महापुरुष योग के व्यक्तित्व, जिसके कुंडली में महापुरुष योग बनता है उसके जीवन में व्यक्तित्व काफी उसका अच्छा होता है, इसलिए तो होता है। इसलिए यदि केंद्र में ही कोई ग्रह उच्च का हो और उसकी नीच की दृष्टि सामने वाले भाव पर पड़ता है तो उसका उतना नुकसान उसे नहीं मिलेगा। क्या यह हम सबों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? यहाँ से यह शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी गुरु जी, समझना चाहिए। क्योंकि रुचक योग बना तो हम कोई काम करेंगे तब तो महापुरुष बनेंगे ना। जी गुरु जी। शश योग बना तो हम कोई काम करेंगे तब तो महापुरुष बनेंगे ना। जी जी। जब लग्न ही खराब है, नीच की दृष्टि है, लग्न का काम नहीं करेगा तो फिर महापुरुष कैसे होगा? कर्तव्य नहीं करेगा तो फिर महापुरुष कैसे होगा? इसलिए दोनों ही अच्छे हैं। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस बातों पर आ जाए। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि लग्नेश व गुरु शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी दीर्घायु राजप्रिय होता है। जो यह सूत्र इस उदाहरण कुंडली में नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी जातक दीर्घायु होगा, फिर भी जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि केंद्र में दो दो ग्रह उच्च के होकर बैठे हुए हैं। केंद्र में दो दो ग्रह उच्च के होकर बैठे हुए हैं, इसलिए सब कुछ लंबा होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखा जाए कि पुस्तक के आलोक में कि लग्नेश व गुरु व शुक्र केंद्र में हो तो जातक धनी दीर्घायु एवं राजप्रिय होता है। अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति या शुक्र दोनों ही छठे भाव में है। यह किस भाव से केंद्र में है?
जिस भाव से केंद्र में है उस भाव को दीर्घायु कर दिए, उस भाव के कार्यों में लंबा कर दिए, उस भाव के कार्यों में राजप्रिय बना दिए। अब देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है, तो छठे भाव में यह भी तो लग्न ही हो गया, केंद्र ही हो गया, फिर यहाँ से चौथा यह हुआ, भाग्य भी लंबा हो गया, भाग्य भी दीर्घायु हो गया, भाग्य भी राजप्रिय हो गया, सब कुछ हो गया। ये 12वां भाव भी ठीक ठाक हो गया, फिर यहाँ से 10वां यह हो गया, यह भी ठीक। कर्तव्यशीलता, एक्सप्लेन करने का पावर, एक्सप्लेन करने का पावर में सुखी हो गया, दीर्घायु हो गया। हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु जी। और गुरु यहाँ पर अच्छे भी हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति जिस भाव से केंद्र में होते हैं वह भाव आपका शुभ हो जाता है, उस भाव के कार्यों में उतनी समस्याएं नहीं आती। आप लोग अपने अपने कुंडली पे देखें कि आपके देव गुरु बृहस्पति किस भाव में है, आपके देव गुरु बृहस्पति किस भाव? क्या उस भाव से केंद्र में जो जो भाव बनता है, क्या उस भाव के कार्यों में समस्याएं कम आती है या नहीं? आती है, अन्य भावों की अपेक्षा करें, आती है। अन्य भावों के गुरुदेव आपके कुंडली में जिस भाव में है उस भाव से केंद्र में जो जो भाव है उस भाव के कार्यों को करने में आपको समस्याएं कम आती है अन्य भावों की अपेक्षाकृत। क्या यह बातें आप लोगों के जीवन पर लागू हो रहा है, हाँ या नहीं? हो रहा है, अच्छी बात। अब यहाँ पर एक और सूत्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जिसके जन्मांग के केंद्र में केंद्र त्रिकोण भाव में पापग्रह न हो, लग्नेश तथा गुरु केंद्र में हो, तो बालक पुण्य करता अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला दिखाई होता है। क्या कहा जा रहा है कि केंद्र त्रिकोण भाव में पापग्रह न हो। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, केंद्र भाव में शनि है, केंद्र भाव में मंगल है, क्या ये पापग्रह है या शुभग्रह का काम है? तो नैसर्गिक पापग्रह। मंगल तो योग कारक ग्रह है। यहाँ तो बातें समझ में आ रही है कि मंगल योग कारक ग्रह हो गया और उच्च का है तो यह शुभ हो गया। यह क्या हो गया? शुभग्रह का काम कर रहा। क्या शनि? तो केंद्र में यदि कोई नैसर्गिक पापग्रह ही क्यों ना हो, यदि वह अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का होता है तो उसे पापग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती। नहीं दी जाती है। वैसे भी पापग्रह की राशि यदि केंद्र में पड़ती है और उसी राशि में वह होते हैं तो उनकी शुभता आ जाती है, पापत्व गुण समाप्त हो जाता है। अब सूर्य देव क्या पापग्रह है? तो नहीं, सूर्य को पापग्रह नहीं कहा गया है, क्रूर ग्रह कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि वे जिस भाव के स्वामी होते हैं उनके अनुरूप। तो सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी हैं, क्रूरता इनमें है, लेकिन यह तटस्थ वाली बात हो गई, जिस भाव में होंगे उसके अनुरूप यह फल देंगे। तो योग कारक ग्रह की राशि में है और पंचम भाव में है, अच्छा हो गया। पंचम भाव के केतु भी सामान्यतः अच्छे फल देते हैं,
क्योंकि 11वें भाव के राहु भी राजयोग प्रदान करते हैं। 11वें भाव के राहु राजयोग प्रदान करते हैं। तो 11वें भाव के राहु जब राजयोग प्रदान करते हैं तो पंचम भाव में तो निश्चित रूप से केतु होगा ही ना। पंचम भाव में केतु होगा तभी तो 11वें भाव में राहु राजयोग प्रदान करेंगे, सुखी जीवन देंगे। तो पंचम भाव का केतु हम खराब थोड़े कह देंगे। अगर पंचम भाव का केतु खराब है तो राहु भी वहां, तो राहु की तो वहां उपस्थिति है, तो पंचम भाव में है ही एक केतु, तो राहु के द्वारा राजयोग बना, यह भी अच्छी बात है। अगर केंद्र में शुभग्रह है, पापग्रह नहीं है तो अच्छी बात है। अगर पापग्रह भी है तो अपने स्वराशि अपने उच्च राशि के तो ठीक है। अगर लगने से ही केंद्र में हो, देव गुरु बृहस्पति केंद्र में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो हर प्रकार के अच्छी स्थितियों का हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी प्रतिदिन कक्षा में जुड़ने का प्रयास करें। प्रतिदिन कक्षा में अंत में हम लोग 1-2 मिनट कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जो हमारे ज्ञानवर्धन में बहुत सहायक होता है। यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगती है तो कक्षा की वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को भी बोले। इस प्रकार की बृहत प्राशन शास्त्र की कक्षा होती है, हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं।